नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 2 रोज़ कबल पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ शुगर रिपोर्ट की कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में एक्शन लेने का फ़ैसला किया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान के एडवाइज़र फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर जनाब शहजाद अकबर साहब ने खतूत लिखे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और FIA को, और कहा गया कि शुगर कमीशन ने की जो रिपोर्ट है उसमें जिस किस्म की बेकायदगियों का निशानदेही की गई है, कार्टलाइजेशन की बात की गई है, प्राइसेस को कंट्रोल करने की बात की गई है, यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को शुगर की नॉन सप्लाई के इल्ज़ामात लगे हैं, उनकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ एक पनिशमेंट की पेनल कार्रवाई जो है वो हो और करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो इनिशिएट किया जाए। शुगर इंडस्ट्री के बहुत से लोग जिनसे हमने बात की वो ये समझते हैं कि शुगर इंडस्ट्री में जिस किस्म की बेकायदियाँ कमीशन ने जिनकी तरफ इशारा किया है, इस किस्म की बेकायदियाँ पाकिस्तान की हर ही तकरीबन बिज़नेस इंडस्ट्री में पाई जाती होंगी, खा वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग हो, स्टील री रोलिंग हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो, तो हर शुगर ही को इन बेकायदियों पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। एक दिन पहले पाकिस्तान में इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC ने TCP को अप्रूवल दिया, यानी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को 3 लाख मीट्रिक टन शुगर इंपोर्ट करने का भी अप्रूवल जो है वो मिला है और ये शुगर इंपोर्ट की जाएगी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है और जो प्राइस है उसे मैनेज करने के लिए। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हकीकत क्या है, शुगर इंडस्ट्री का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पंजाब के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो मुझे लाहौर से वाया DSNG लिंक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू मियाँ असलम इकबाल साहब। मुझे लाहौर ही से जावेद कयानी साहब जो कि शुगर मिल एसोसिएशन के अहदेदार हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद मलिक साहब जो सदर हैं शुगर डीलर्स एसोसिएशन के, जो रिटेल पे शुगर को डील करते हैं, वो भी मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना इफ्तिखार अहमद साहब जो कि सदर हैं अंजुमन काश्तकारान पंजाब के, यानी जो फार्मर है, जो ग्रोअर है शुगर का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इफ्तिखार साहब। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मैं सबसे पहले अगर मैं पोजीशन लेना चाहूँ जावेद कयानी साहब से, अगर मैं शुरू कर लूँ मियाँ असलम साहब आपकी परमिशन से, चूँकि शुगर मिल एसोसिएशन पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात हैं। जावेद कयानी साहब, हुकूमत का इल्ज़ाम ये है कि आपने कार्टल्स बनाए रखे हैं, आप सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, प्राइस को कंट्रोल करते हैं, फेक परचेजेस करते हैं, फेक एक्सपोर्ट्स करते हैं, आप यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिटेल स्टोर्स हैं उनको शुगर की सप्लाई नहीं करते हैं और यूँ मार्केट को आप लोग मैनेज करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका सवाल बड़ा अच्छा है। देखिए, कार्टलाइजेशन जो है ना वो एक इल्ज़ाम की हद तक तो ज़रूर ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप देखें हकीकत में जो रियलिटी है वो ये है कि इस दफ़ा गन्ने की कीमत गवर्नमेंट ने फ़िक्स की 190 रुपए की और गन्ना हम ख़रीदते रहे 240 से लेकर 250 रुपए तक। जब ये सरप्लस ईयर्स थे उस दौरान में डॉक्टर साहब जो चीनी की कीमत थी वो तकरीबन 47, 48, 50, 51, 2 के करीब थी। तो अगर हमारी इतनी कार्टलाइजेशन कामयाब होती तो हम उस वक्त भी 80 से 90 रुपए चीनी बेचते, या हमारा जो दिल करता हम वो रेट उसको मैनेज करते। रही बात ये है कि जी फेक परचेजेज़ या फेक एक्सपोर्ट्स की, तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तमाम इदारे माशाल्लाह से मौजूद हैं, वो सारी की सारी मॉनिटरिंग भी करते हैं। VBOC आ गई है अब, तो उसके थ्रू सारी की सारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इस किस्म की कोई अभाम की बात है। तो अगर किसी जगह पे कोई इस किस्म की चीज़ नज़र आई, तो अगर वो किसी जगह पे ऐसा कोई माल प्रैक्टिस हुआ है तो मेरा ख्याल है वो कल्पेबल हैं, जो अगर किसी ने इस तरह का कोई काम किया है। वैसे आम तौर पे शुगर मिल्स वाले जो हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, अपने सारे मामलात की पूरी तरीके से निगरानी करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जितनी वो एक रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री का रोल अदा कर सकती है इंडस्ट्री, वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मिनिस्टर साहब की तरफ आते हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब, अगर वो कहते हैं कि अगर हम, जावेद कयानी साहब का कहना है कि अगर हम इसी तरह से इतने मुकम्मल कार्टलाइजेशन कर सकते होते, इतनी कैपेसिटी हमारी होती, तो जिन महीनों में शुगर की कीमत 47 रुपये रही है, 47 रुपीज़ रही है, तो फिर वहाँ पर भी हम प्राइसेस को मैनेज कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, गुजारिश ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो तो फेडरल सतह पे जो रिपोर्ट आई है शुगर इंडस्ट्री के बारे में, वो अपनी जगह पर है, उसको साइड पर रखते हैं, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते। मैं तो एक एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एक
एक एज ए पॉलिटिशियन भी इस पॉइंट की तरफ आऊँगा। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं सन 2017 के अंदर, मैं 2017 के अंदर जो चीनी की कीमत थी वो तकरीबन 50 रुपये से 52 रुपये थी 2017 के अंदर। और उसी अरसे में जो रमज़ान गुज़रा था, उस रमज़ान के अंदर शुगर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत को खुद वॉलंटियरली एक प्राइस ऑफ़र करते हैं जो तकरीबन 42-43 रुपीज़ के ऊपर की गई, और हुकूमत ने उसकी लोडिंग अनलोडिंग और दूसरे चार्जेस डाल के 45 रुपये मार्केट के अंदर इस कीमत को रखा। अब कीमत ऊपर बढ़ी, उस वक्त गन्ने की कीमत थी 180 रुपये पर 40 kg। हमने क्योंकि आके गन्ने की प्राइस को, सपोर्ट प्राइस जो किसान को है वो उसको 190 रुपये, 10 रुपये उसको बढ़ा दिया। जब 10 रुपये बढ़ाया तो फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे थोड़ा सा इसके ऊपर टैक्स भी बढ़ गया, तकरीबन 5.5-6 रुपये आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर पर केजी जो है वो इसके टैक्स का भी आ गया। 10 रुपये कीमत बढ़ी, वो साथ सेल टैक्स भी बढ़ गया। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करें और उसके मुताबिक इसको लेकर चलें, जो शुगर मिल एसोसिएशन ये कहती है कि आपने 190 रुपये कीमत रखी और हमने इसको ऊपर जाके किया। इसके 3 रीजन बनते हैं, एक सेंटर पंजाब में, एक साउथ का और एक आपका वेस्ट का जोन आ जाता है, जिसमें कि गन्ना वहाँ पर मिलने हैं और वहाँ से गन्ना आता है, और हर गन्ने की जो यील्ड है उसकी अपनी एक, जिसे हम कहते हैं कि गन्ने में से जो चीज़ निकलती है उसकी रिकवरी जो है वो हर रीजन। फिर उसमें हुआ क्या, मैं अर्ज कर सर, मैं ये मैं चीज़ थोड़ी सी इस वजह से बयान कर रहा हूँ ताकि आपके प्रोग्राम में ये चीज़ सामने आ जाए। 10 रुपये वो चीज़ बढ़ी, 6 रुपये वो चीज़ बढ़ी, और बाकी जो मामलात हैं रिकवरी के वो तकरीबन मोरलेस ये सेंटर पंजाब में कम होते हैं, साउथ में रिकवरी ज़्यादा है, यानी कि गन्ने से ज़्यादा रस निकलता है, उनकी बेहतर है, फसल बेहतर है वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं कि हुआ क्या। जो बात की जा रही है कर्टलाइजेशन की वो अपनी जगह पर मौजूद है डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। होता क्या है, होता यह है कि एक मिल मालिक है, उसने एक शुगर प्रोड्यूस की है। जब वो शुगर प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूस करने के बाद जो मेन उसके डीलर हैं, जो कि समटाइम जब ये शुगर बन रही होती है, जिसे उर्फ़े आम में हम कहते हैं कि अभी वो पट्टे पर होती है, तो साथ साथ शुगर बिक भी रही होती है, साथ साथ उसके पैसे भी आ रहे होते हैं। जब साथ साथ उसके पैसे आ रहे होते हैं तो लोग उस जो बड़े जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो इसको ख़रीद के साथ साथ रख रहे होते हैं। अब जो डीलर्स हैं और जो शुगर वो मिल के अंदर ही रहती है, वो मिल से बाहर नहीं आती, मिल के अंदर ही पड़ी रहती है। ये नहीं होता कि वो उठा के कहीं और रख लेगा, वो मिल के अंदर है, लेकिन उसने बेच दिया। अब जिसने बेच दिया वो मार्केट में लेकर नहीं आता, क्योंकि मिल मालिक जो है जब शुगर बेच रहा होता है तो उसने शुगर किसी ख़ास रेट पर बेच दी। अब जो डीलर है उसने वो ख़रीद ली। जब वो ख़रीद ली तो जो जितने भी डीलर हैं 15-20 के ज़्यादा डीलर जो पूरे सिनेरियो को, मैं पंजाब के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो कंट्रोल करते हैं वो कि मार्केट की लेट से 70% डॉक्टर साहब जो कंजम्पशन है वो आपकी कमर्शियल है। कमर्शियल के अंदर 70% इस्तेमाल होती है और 30% आपकी डोमेस्टिक इस्तेमाल होती है। अच्छा मीर साहब, यहाँ पर होता क्या है, ये आपने जो नुक्ता उठाया ना, जरा इसमें मुझे क्यों डीलर एसोसिएशन के, चूंकि डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं, ज़रा क्विकली उनका भी इस पर रिस्पांस ले लेते हैं। माजिद मलिक साहब, मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि डीलर जो है वो 10-15 ही हैं पूरे पंजाब के अंदर जो मार्केट की प्राइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। प्राइसेस पहले डिसाइड हो गई होती हैं, शुगर फैक्ट्री के अंदर ही पड़ी होती है, शुगर आती ही नहीं है, ऐसा ही होता है? नहीं, थोड़ा सा मैं अपना माजरत के साथ डिफ़र करूँगा अपना मिनिस्टर साहब के साथ। गुजारिश ये है कि बेसिकली समझने की चीज़ है, डीलर का काम है, डीलर बेसिकली एक ब्रिज है मिलर के और होलसेलर के दरमियान। ये सिर्फ एक ब्रिज है, 5-10 पैसे डीलर की कमीशन है। डीलर मिलर से रेट लेके होलसेलर को देता है, होलसेलर चीनी हो, और मिलर का अपना डीलर का काम ये है कि वो चीनी जो है मतलब डायरेक्ट मिलों से होलसेलर के स्टोर्स में, उनके दुकानों पे, उनके स्टोर्स पे जो है वो डिलीवरी उनको देता है। बात गुजारिश ये है कि जो बात मियाँ साहब ने भी कही कि जी डीलर्स 10-15-20 हैं, डीलर्स पंजाब में 10-15-20 जितने भी डीलर्स हैं पंजाब में, चीनी किसी सूरत भी ये नहीं है कि चीनी कोई मिलर अपना, जब तक चीनी मिल वाले ने रेट देना है, जो मिल वाले ने रेट देना है, डीलर ने सामने 5-10 पैसे कमीशन रख के वो सामने चीनी बेच देनी है। ये भी 3-4-5 महीने इंक्वायरी चलती रही है, किसी भी
प्राइवेटली किसी गोडाउन में किसी पंजाब में, कि मैं पंजाब की सिर्फ बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑन रिकॉर्ड बात है कि पंजाब में किसी डीलर के गोडाउन से कोई माल जो है वो रिकवर नहीं हुआ। प्राइवेट किसी गोडाउन से कोई माल रिकवर नहीं। अच्छा जी हाँ। और रही बात की जो मियां साहब ने गुजारिश की, मैं थोड़ा सा इनको बता दूं, क्लियर कर दूं कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख टन चीनी पाइपलाइन में रहती है। 2.5 से 3 लाख टन चीनी पाइपलाइन में रहती है। ये सिनेरियो बिल्ड होने की वजह ही अब ये है कि पाइपलाइन में माल सिर्फ 24-48 घंटे का। 2.5 से 3 लाख टन चीनी पूरे पाकिस्तान में पाइपलाइन में रहती है। 2.5-3 लाख टन का मतलब है 20-25 दिन का माल पाइपलाइन में होता है। वो ना होने की वजह से चूंकि डीलर्स अपना माल, कोई जितने भी है डीलर्स है, होलसेलर है, कोई भी है, सिर्फ 24 घंटे का 48 घंटे का माल रखते हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, रेट बढ़ने में ज़्यादा, प्लस कुछ पकड़ दकड़ की वजह जो हुई, उस वजह से जो है वो सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, जो इतना एकदम रेट जो बढ़ गया है पिछले दिनों। ठीक है सर, इसका क्विकली रिस्पॉन्ड तो करें, जो आपने कहा उसका जो जवाब दिया है डीलर्स ने। देखिए सर, गुजारिश ये है कि जो माजी साहब ने बात फरमाई है, जो बड़े डीलर्स हैं वो जितने जो चीज़ों की स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर करते हैं वो इतने ही हैं। हमारे यहाँ पर बाबर सेंटर है, वहाँ पर बैठ के करते हैं, एक आध और जगह है वहाँ पर बैठ के करते हैं। और वो इन्होंने जिस तरह बात फरमाई है कि उन डीलर से चीनी नहीं मिली, जो छोटे डीलर हैं उनसे तो चीनी हमें मिली है, हमने कॉन्फिस्केट भी किया है, मार्केट के अंदर भी लेकर आए हैं। ये दावा नहीं ठीक कि जी हमने चीनी पकड़ी गई है उनकी, और लेकिन जो बड़े डीलर हैं उनकी चीनी फैक्ट्रियों के अंदर ही पड़ी रहती है और वहीं पे स्पेकुलेशन होती है। मैं इसका एक फार्मूला सर आपको बताता हूँ। देखें, हम वीट रिलीज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू दी जो पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उसके नंबर्स के ऊपर काउंट करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं कि हमारे इतने नंबर्स हैं और इस नंबर के मुताबिक एक एवरेज शख्स पर कैपिटा इतनी वो जो आटा वो महीने के अंदर जो रोज़ाना वो खाता है उसके मुताबिक हम उस एरिया के अंदर, लाहौर के अंदर और लाहौर के अलावा के बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर हम वीट के रिलीज़ करते हैं। अब चीनी आपके पास पड़ी हुई है, चीनी बाहर पड़ी हुई है, चीनी की अभी तो आप ये देखें डॉक्टर साहब, अभी तो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही, आपकी होटल इंडस्ट्री सारी बंद है, आपके शादी हॉल सारे बंद है, आपकी कोई इस तरह की शादी ब्याह हो नहीं रहे कि जो दूसरी जगह पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बेवरेज आपकी कम इस्तेमाल हो रही है। तो चीनी की प्राइस वो उस अगर रफ्तार से देखा जाए तो चीनी बहुत ज़्यादा आगे इसकी प्राइस चली गई है। अब इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? देखें, इसमें ईमानदारी की बात यह है, इसमें कोई शक नहीं है कार्टेलाइजेशन होती है, नंबर 1। नंबर 2 बात, स्टॉक मार्केट के डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई पीछे से कम छोड़ी जाती है। क्या मिलों के अंदर चीनी नहीं पड़ी? क्या मिलों के अंदर चीनी ख़त्म हो गई है? आज एक्स मिल मार्केट रेट 88 रुपीज़ भी, अभी मैं प्राइस कंट्रोल की मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ, CS और तमाम कमिश्नर और RPO के साथ बैठ के मैंने की है, हफ्ते में मैं 2 दिन करता हूँ। तो वहाँ पर एक ही बात हो रही है कि देखें, मिल मालकान इसको बढ़ाते जा रहे हैं। आपने हुकूमत पे इल्ज़ाम, हुकूमत ने सेल टैक्स बढ़ा दिया, 6 रुपये बढ़ा दिया, हुकूमत ने 10 रुपये वो बढ़ा दिए, तो भाई आपने इतना आगे भी तो आप 180 रुपये कीमत थी तो आप 45 रुपये पे बेचते थे, 50 रुपये पे बेचते थे, अब 190 हुई है, आपने प्राइस डबल कर दी है और आप यहाँ पर भी नहीं रुक रहे। तो फिर हुकूमत के पास कौन सा पैमाना रह जाता है? एक सेकंड डॉक्टर साहब, इसको कंट्रोल करने का ठीक है, एक सेकंड, एक क्विकली फार्मर का, मैं ग्रोअर का भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लेने दीजिए। राना इफ्तिखार साहब मेरे साथ हैं, जो अंजुमन काश्तकारान एसोसिएशन मेरे जी। डॉक्टर साहब 30 सेकंड, आपने अभी जो बात फरमाई है ना सर, देखें कि वो प्लास्टिक मोल्डिंग और दूसरी, देखें सर वो एसेंशियल आइटम्स नहीं हैं हमारे लिए। जो एसेंशियल आइटम्स जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हुई हैं उसमें आटा है, चीनी है, घी है, कुछ दालें हैं और ये चीज़ें हैं, कुछ सब्जियां हैं, हम इनको एसेंशियल आइटम कहते हैं। एसेंशियल आइटम के ऊपर बेकायदगियां इतनी बड़ी तादाद में पाई जानी वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक, मेरे साथ रुकिए। राना इफ्तिखार साहब, यहाँ ये मसलसल कहा जा रहा है, शुगर मिल एसोसिएशन कह रहे हैं कि 190 जब हुकूमत ने कंट्रोल प्राइस रखी तो फार्मर जो है उसने ऑन एन एवरेज 240 या 50 का ये बेचा है। क्या ये सही? आप इतना मुनाफा कमाए फार्मर ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कॉल किया। मैं इस वक्त अंजुमन काश्तकारान पंजाब के सदर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। अंजुमन काश्तकारान पंजाब 1974 में
मार्ज वजूद में आई। उस वक्त 13 शुगर मिलें थी पंजाब में। उस एरिए के काश्तकारों ने इकट्ठे होकर इसकी बुनियाद रखी और फैसलाबाद में इसकी बुनियाद रखी गई, जहाँ तहरीक इंसाफ की बुनियाद भी रखी गई। अच्छा, ये वही घर है जहाँ मैंने काश्तकारों की बुनियाद रखी गई। तहरीक इंसाफ भी फैसलाबाद से शुरू हुई? मेरा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है। अच्छा, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अंजुमन काश्तकार पंजाब स्मॉल फार्मर की नुमाइंदा तंजीम गैर सियासी है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लेते रहे 240-250 की बेची आपने कि नहीं बेची? ये शुगर केन की कीमत का तयन केन बोर्ड करता है, जिसमें शुगर मिल एसोसिएशन और काश्तकारों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, गवर्नमेंट होती है। ये तीनों स्टेक होल्डर मिलकर इसका तयन करते हैं। चीनी तयन हो गया, लेकिन बेचा आपने महंगा। उसने 190 रुपये जब हमने डिसाइड किया तो स्टार्ट में इन्होंने 190 से जैसे जैसे चीनी का रेट बढ़ता गया इन्होंने कीमत बढ़ाकर हमें 290-80 रुपये तक भी दिए हैं। अच्छा, 240, 60, 50 तो आम मिले हैं ना। और एक वक्त है जब 290 रुपये भी इन्होंने दिए हैं। उसकी वजह क्या? अच्छा, कि जो डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खां वहाँ की रिकवरी जो इस साल की आई है वो 11% है। और वैसे कितनी होती है? वैसे 9.5। अच्छा, 1.5% का जो फ़र्क है उस हिसाब से उन्हें चीनी की कीमत ज़्यादा मिली। ठीक। और जो हमारी वैराइटीज़ रिसर्च बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराई हैं 4 नई अक़साम, जिसका मैं चेयरमैन हूँ शुगर केन रिसर्च बोर्ड पंजाब का। हमने 4 वैराइटीज जो इंट्रोड्यूस कराई हैं। कसूरवार कौन है? कसूरवार आप है प्राइस बढ़ाने में? जो शुगर महंगी बिकी है, आवाम को महंगी मिली है, वो आप हैं? ये शुगर मिल वाले हैं? ये डीलर है? ना डीलर कसूरवार है, ना शुगर मिल कसूरवार है, ना काश्तकार। फिर कौन कसूरवार है? हालात की वजह से ये सारे चीज़ें पैदा होती हैं। अच्छा, अगर हालात कंट्रोल में हो तो सब कुछ ठीक है। तो फिर कौन? हुकूमत ने हालात नहीं कंट्रोल किए? अगर चीनी का रेट मुनासिब होगा तो ये हम अदायगी करेंगे। इन्होंने मुनासिब क्या है? पहले तो 50 रुपये 47 रुपये थी। नहीं, चीनी का रेट जब 47 था तो ये हमें 2017-18 में जब चीनी का रेट कम था, क्राइसिस आए, उस वक्त ये गवर्नमेंट ने मीटिंग बुलाई हमारे एहतजाज करने पर, जिस पर अंजुमन काश्तकार, किसान बोर्ड और किसान इत्तेहाद तीनों तंजीमों ने मिलकर एहतजाजी तारीख का ऐलान किया। तो उस वक्त 2017-18 जनवरी में हुकूमत ने बुलाकर कमेटी बनाई जिसमें शुगर मिल एसोसिएशन, गवर्नमेंट और हम तीनों स्टेक होल्डर मौजूद थे। ये नहीं आप बता रहे कि कीमत आपने महंगी क्यों बेची है? ये समझ नहीं आ रहा लोगों को, सुनने वालों को। 190 कंट्रोल प्राइस थी, आपको कंट्रोल प्राइस मिल रही थी, आप 280 पे बेचते रहे, वो खुशी से आपको देते रहे। मैं बताता हूँ ना कि हुकूमत ने जब चीनी का रेट कम था तो हमें गन्ने का रेट उन्होंने कहा हम 140 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 2017-18 में हमने कहा जो 180 का नोटिफिकेशन 180 दें। वहाँ पर ये फैसला हुआ कि 160 रुपये गन्ने का ये रेट देंगे, 20 रुपये हम कम कर देते हैं, 20 रुपये ये ज़ायद करें। अगर चीनी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है तो गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडी दे, क्योंकि इंटरनेशनल रेट कम है चीनी के। ये एक्सपोर्ट करें, वाफर चीनी है, ताकि इनको सब्सिडी दी जानी ज़रूरी है। हमारी डिमांड सी काश्तकार तंजीमों की कि इनको सब्सिडी दी जाएगी तो ये चीनी एक्सपोर्ट होगी, वरना तो ये डंप हो जाएगी। और अगले साल हमें गन्ने की पेमेंट कौन देगा? ठीक, मैं इस पर मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर ब्रेक। कम बैक। हुकूमत समझती है कि शुगर इंडस्ट्री की कार्टेलाइजेशन से डिमांड एंड सप्लाई और प्राइसेस का मसला बना। शुगर इंडस्ट्री समझती है कि हुकूमत गलतफहमी का शिकार है। मैं चलता हूँ जावेद कियानी साहब की तरफ। जावेद कियानी साहब, ये जो राना इफ्तिखार साहब ने, जो कि सदर अंजुमन काश्तकारान पंजाब हैं, फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने जो कहा कि कंट्रोल प्राइस तो रखी थी मिल के 190, लेकिन जब कीमत सही मिली शुगर मिल को, ये डीलर को, ये होलसेलर को, तो फिर 190 से 240 और 240 से 280 रुपया तक भी फार्मर को प्राइस पे हुई है। इससे तो फिर लगता है कि कीमत मिल रही थी, आप लोग कम्पीट कर रहे थे और प्रॉफिट बना रहे थे। ये प्रॉफिटेरिंग हुई ना फिर ये? जी डॉक्टर साहब, देखें बात यह है कि ये जो फिनोमेना आया आखिर, ये पिछले दफ़ा 2009 में आया था, इस दफ़ा ये 2020 में आया। 11 साल के बाद जो है, मैं समझता हूँ हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। उसमें भी यही हुआ था, हमारे ऊपर उस वक्त भी इल्ज़ामात लगे कि जी कार्टेलाइजेशन करते हैं और इन्होंने प्राइस मैनिपुलेट कर ली है। अभी आप डॉक्टर साहब देखें, माशाल्लाह से आप इतना तजर्बा रखते हैं कि अभी कोविड के दौरान में जब ये इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो कितनी बुरी तरह से प्लमेट कर गई थी, तो उस वक्त भी आप देखें कि कोई वो मैनिपुलेट कर रहा था प्राइसेस को, या वहाँ पे क्या हो रहा था। हालांकि वो सारी की सारी ओपेक मशहूर है कि वो दे आल्सो कंट्रोल द प्राइसेस, तो दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो बात यह है सर कि एंड ऑफ द डे जो है ये डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली प्लेज द रोल। ये जिस तरह से बता रहे हैं इफ्तिखार साहब, ये गन्ने का रेट जो है इनको इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के मुताबिक मिला है। इस दफ़ा शॉर्टेज ईयर था और शॉर्टेज ईयर की वजह से हम फोरवार्न करते आ रहे थे गवर्नमेंट को कि जी आप एक्सपोर्ट्स कर दिए आप लोगों ने। हमने तो नहीं की ना, ये जो 13 जुलाई से पहले की हमारी मैनेजमेंट थी वो, और ये नंबर्स जो दे रहे थे पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली वहाँ पे, वो सारे के सारे जो फर्स्ट फिगर्स जा
रही थी गवर्नमेंट के पास, तो हम चाह रहे थे कि गवर्नमेंट को सही पिक्चर मिले। हमने जब 13 को टेक ओवर किया हमारे ग्रुप ने, उसके बाद हमने जाके 22 तारीख को मीटिंग की गवर्नमेंट के साथ, उनको बताया कि जी इतनी शॉर्टेज आ रही है 3 लाख टन की, तो 3 लाख टन आप फौरी तौर के ऊपर इंपोर्ट कर लें, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जी हम इसको मंगवा लेते हैं। मैंने उनको ये कहा था कि स्ट्रेटेजिक रिज़र्व जो है वो आपको अपने पास रखना चाहिए। रही बात यह है कि हमारी क्वांटिटी कितनी जाती है मार्केट में, तकरीबन 14,500 के करीब हमारी रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस के ऊपर, जो हम पूरे पाकिस्तान में जाती है चीनी। तो इसमें कोई चीनी दबा के कोई नहीं बैठा हुआ। जिस तरह से ये आप देखें रिपोर्ट में भी कहा गया कि जी ये कोई शायद होर्डिंग की हुई है या पता नहीं कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, किसी जगह के ऊपर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं निकली। ज़ख़ीरा अंदोज़ी मिली सर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखे ना, अगर एक आदमी बेचारा 2 बोरियां रख के बैठा हुआ है वहाँ पे दुकान के ऊपर अपनी, और पिछले 5 दिन की उसने सप्लाई रखी हुई है 20 बोरियों की, और उसको आप जाके जुर्माना कर देते हैं, तो वो तो फिर ज़ाहिर है कोई भी चीनी रखने के लिए तैयार ही नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इसी तरीके से जो है ये पाइपलाइन ड्राई हुई और मार्केट जो है ये दो बोरियों वालों को, मेयर साहब ये पंजाब हुकूमत आपकी दो दो बोरियों वालों को पकड़ती रही है। देखिए सर, डॉक्टर साहब पहले मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी कैनी साहब ने जिस तरह बात फरमाई है कि ऑयल के हवाले से कि इंटरनेशनली प्राइस जो है वो ऑयल की गिरी, इस वजह से गिरी क्योंकि उसकी कंजम्पशन कम हो गई, लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, बाउंड्रीज बंद थी वगैरह वगैरह, कारोबार चल नहीं रहे थे, डिमांड नहीं थी, ट्रैफिक सड़कों पे थी नहीं, लॉकडाउन था, पूरी डिमांड नहीं थी, उसके मुताबिक हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें इनकी खुद अपनी बात की नफ़ी हो रही है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की सिचुएशन रही है, सारी इंडस्ट्री तो बंद है, चीनी तो अंदर पड़ी ही है, तो फिर चीनी महंगी कैसे होगी? आप ये भी तो थोड़ा सा एक देखें ना कि खुद आप एक ऑयल की एग्जाम्पल। सर मुझे कैनी साहब बात चलें आप करें, मियां साहब बात करें, ठीक है कैनी साहब बात, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें सारी कमर्शियल एक्टिविटी तो आपकी सारी बंद है, आपने डोमेस्टिक के ऊपर आपने फोकस कर लिया, और इतना ज़्यादा फोकस कर लिया कि कीमत जो 45 रुपये थी उसको आप 90 ले गए, 95 ले गए, 100 पे भी नहीं ठहर रहे आप, और चीनी आपके गोडाउन के अंदर पड़ी है। आपका जो होलसेलर, आपका जो मेन आदमी है वो चीनी खरीदता है मार्केट में। एक कानून है ना, एक कानून मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि जो बंदा चीनी खरीदे आपसे, कोई भी चीनी ले रहा है वो डीलर है, वो मेन डीलर है आपका, छोटे छोटे तो कई हो सकते हैं, मेन डीलर आपसे चीनी लेता है, उसे 10 दिन के अंदर मार्केट में लेकर आनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर स्पेकुलेशन करें। वो उससे 65 में लेता है, वो उसको 70 में देता है, वो 75 में देता है, मार्केट में नहीं लाते। देखिए सर मैं आपकी बात नहीं, मेरी बात चले मियां साहब, मैं सर मेरी गुस्ताखी हो रही है, मुझे सिर्फ मेरी भी एक सुन ले बात। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा ये डीलर्स के हवाले से मियां साहब ने बात की, मैं प्लीज़ ये बात क्लियर करना चाहूँगा मियां साहब के लिए भी, और मतलब रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए गुजारिश ये है कि 12 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिजिकल वेरिफिकेशन की है, 12 जुलाई को पूरे पंजाब में 12 जुलाई को की है, तब 12 लाख टन चीनी पड़ी थी। दोबारा इन्होंने की है 17 जुलाई को, तब 11 लाख टन चीनी पड़ी थी पंजाब की मिलों में। उसके बाद 23 जुलाई को की है, तकरीबन 10 लाख टन चीनी पड़ी थी। इसमें डीलर्स का माल नहीं मौजूद था, डीलर माल ले रहा है, अभी किसी मिल में किसी डीलर का माल मौजूद नहीं है, डीलर माल लेता है, वही माल जो 2-3 दिन में लिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से पाइपलाइन ड्राई है, इसी वजह से 24-48 घंटे का माल सिर्फ पाइपलाइन में होता है, इस वजह से ये सूरत हाल है। और वैसे भी एक ज़हन में रखिएगा कि चीनी, अब तो इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि चीनी यहाँ पे जो पाकिस्तान में तकरीबन चीनी इस टाइम मौजूद है, तकरीबन 15.25 लाख टन चीनी मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें पंजाब में लगभग 10 लाख टन, सिंध में 5 लाख टन, और 50,000 टन चीनी मौजूद है KPK में। ये चीनी तकरीबन 1 महीने की चीनी, 20-25 दिन की चीनी हमारी कंजप्शन के लिहाज से कम है। बेशक इंडस्ट्री बंद है, बेशक कोविड चलता रहा है, कुछ रहा है, लेकिन जो पिछले 7-8 महीने की एवरेज आ रही है, उस एवरेज के लिहाज से अगर वही एवरेज लेके चले तो चीनी 20-25 दिन की कम है। और ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो इन्होंने अपना इंपोर्ट का 3 लाख टन का फौरी फैसला किया है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा फैसला है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए बात यह है कि हमारा सेक्टर जो है ना, ये बहुत हाईली रेगुलेटेड है।
इसमें देखें पार्शल रेगुलेशन हुई हुई है हमारी सिर्फ गन्ने की कीमत की हद तक, और जो चीनी की रेट है वो मार्केट क्रम क्रम के ऊपर चलता है। तो ये जब अगर गवर्नमेंट चाहती थी कि हमें 70 रुपए की चीनी मिले तो फिर पार्शल रेगुलेशन जो है उसकी बजाय इनको चाहिए था कि इनपुट कॉस्ट जो है हमारी उसको भी रेगुलेट करते। 190 रुपए के ऊपर हमें गन्ना इंश्योर करवाते कि हमें 190 रुपए के ऊपर। सर ये देखें ना, एक केन कमिश्नर का काम है कि अगर वो देखते हैं मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इनको पेमेंट मिल रही है या नहीं, तो यहाँ तो फार्मर बैठा कह रहा है कि आप खुद देना चाहते थे वॉलंटरली। सर देखिए लेकिन फार्मर क्या कह रहे हैं? नहीं, फार्मर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप लोग देना चाहते थे, आपको कीमत सही मिल रही थी, आप खुद ज़्यादा प्राइस दे रहे थे, कम्पीट करते हैं। जब देखें डॉक्टर साहब ऐसे ही होता है, जब ओवरऑल क्रॉप शॉर्ट थी तो जाहिर है उसकी कीमत तो बढ़नी ही थी। तो हमें तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मिलें भी बंद हो गई, हम तो उस वक्त वायबल ही नहीं था हमारे लिए ऑपरेशन, बिकॉज मार्केट में 67 की बिक रही थी और हमारा यही ख्याल था कि जाहिर है गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी एंड ऑफ द डे कि जी प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं। अब वो फिर जब इन्होंने प्रेशराइज़ किया हमें कि जी आप दोबारा मिलें चलाएँ, वो हाल वही था कि जी रेट वही के वही रह गए मार्केट में इसके गन्ने के, वो गन्ने का एक पैसा भी कम नहीं हुआ। हमने लेटर भी लिखे केन कमिश्नर को, गवर्नमेंट को, हमने उनको कहा कि जी आप हमें गन्ना जो है वो कंट्रोल्ड रेट के ऊपर इंश्योर करवा दें जो कि आपकी सपोर्ट प्राइस है। अगर उसके ऊपर हमें गन्ना पूरे का पूरा मिलता, क्रश करते हम लोग 70 रुपये दे देते हैं इनको, चीनी क्या प्रॉब्लम थी? मियां साहब, ये राना इफ्तिखार साहब जो हैं इन्होंने माना है कि हमें तो 280 रुपये कीमत भी मिलती रही है, चूँकि इनको आगे मिल रही थी शुगर मिल वाले को या डीलर को, तो हुकूमत ने क्यों ना इंश्योर किया कि 190 पे आप इंश्योर करते, आपने कंट्रोल प्राइस तो रखती थी और आप ही जिम्मेदार हैं पंजाब हुकूमत में, आपकी जिम्मेदारी थी कि इंश्योर करते कि जो मिल वाला है उसको मिले 190 पे कंट्रोल प्राइस पे। डॉक्टर साहब देखें, ये ऐसे नहीं होता यूँ है कि हुकूमत एक बेस प्राइस को अनाउंस करती है और उस बेस प्राइस से नीचे नहीं आने देती, क्योंकि हुकूमत समझती है, क्योंकि अभी तो बात हो रही है ना कि जी गन्ना 210, 20, 30 जो इनकी एवरेज निकली है, किसी की 205 है, किसी की 210 है और 215 तक गई है। ये सारी फिगर जो है वो डिपार्टमेंट मेरी तो अपनी 240। बात ये हुकूमत एक सर गुजारिश सुनिए, एक बेस प्राइस को हम करते हैं। मुझे ये बात बताइए डॉक्टर साहब कि जब गवर्नमेंट ने 180 किया हुआ था, ये लोगों से 110 रुपये तक गन्ना लेते रहे और उसमें भी 25, 30 और 37% वो लोग जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी कटौतियाँ करते रहे। क्या ये रिकॉर्ड की चीज़ें नहीं हैं? क्या आप नहीं समझते कि ऐसा नहीं होता रहा? किसान का तो इत्तेसाल होता रहा। ये पहली बारी हमने आके कहा कि बेस प्राइस से नीचे आप नहीं लेंगे। अगर ऊपर प्राइस किसान को मिलती है वो हमारे लिए खुशी की बात है कि जैसे गंदम की आपने 1400 प्राइस रखी है, गन्ना 1500 भी गई है, 1600 भी गई है। खुशी की बात है तो फिर आप लेकिन हम 1400 क्यों करते हैं कि कीमत ऊपर चली गई है? इसलिए कि जितनी कीमत ऊपर गई है उस लिहाज से चीनी की कीमत ऊपर होनी चाहिए थी, उस लिहाज से चीनी की कीमत ऊपर नहीं गई, इन्होंने उसको डबल कर दिया है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ 3 चीजों पे। नंबर 1 के 6 रुपए पर केजी। सर एक सेकंड, राणा साहब बड़े नाराज हो रहे हैं यहाँ मेरे पास। सर ये डॉक्टर साहब हमारी टाइम टू टाइम मुलाकात होती रहती है। हमने डॉक्टर साहब मियाँ साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप एक इंडिपेंडेंट जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज जो हैं, फर्म्स जो हैं, उनसे आप हमारा दोबारा एक दफ़ा कॉस्ट वैल्यूएशन करवा लें, क्योंकि ये गन्ने की कीमत जो है तो उसकी तो जो आती है इसमें कंपोनेंट 80% तो उसका कंपोनेंट है, 17% जो है वो हमें सेल्स टैक्स हमें लगा हुआ है। अगर ये 88 रुपए की कीमत चल रही है इस वक्त तो 13 रुपए तो गवर्नमेंट लेके जा रही है सेल्स टैक्स में। राना इफ्तिखार साहब, तो फार्मर से सब लोग हमदर्दी कर रहे हैं मीडिया पे, दर हकीकत आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अगर आप पैसा बनाएं तो कोई हर्ज नहीं है, मैं शुगर वाला ना बनाए। मैं सबसे पहले हुकूमत पंजाब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट और हम तमाम काश्तकारों की रिक्वेस्ट पर गन्ने को अहमियत दी और गन्ने के लिए, गन्ने की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए 2 अरब 72 करोड़ 69 लाख रुपए का सब्सिडी का ऐलान किया, जिस पर अमल दरामद शुरू हो गया है कि फ़ी एकड़ पैदावार आपको दिए काश्तकारों को हुक्म। अच्छा ठीक। हुकूमत पंजाब ने 2 अरब 72 करोड़ 69 लाख रुपए पंजाब के शुगर केन ग्रोअर के लिए सब्सिडी का ऐलान किया और उस पर अमल दरामद शुरू करा दिया कि 30,000 रुपये पर एकड़ हम आपको फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं ताकि आप फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं।
इनपुट्स डालें ताकि इसकी रिकवरी बेहतर हो, इसकी पैदावार 700 मन की बजाय आप 1000 मन फी एकड़ तक लेके जाएँ। और रिकवरी की जो वैराइटीज़ मैंने एज ए चेयरमैन इंट्रोड्यूस कराई हैं वो 11.7 से लेकर 13.2 तक रिकवरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता हूँ कि जो हमारे मसाइल हैं 2-3 बड़े हैं जो गवर्नमेंट के लेवल के हैं। नंबर 1 आता है हम जो शुगर सेस डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं उसको ज़रा देखें कि सिंध में 50 पैसे पर मन है, ठीक, KPK में 1 रुपये है, पंजाब में 3 रुपये। हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है? मेरा वक्त खत्म हो गया। शुगर इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान जो डायलॉग है वो आपने पंजाब हुकूमत के दौरान देखा। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। पोलियो किस किस्म का इस वक्त चैलेंज है पाकिस्तान, उस हवाले से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, पोलियो कैंपेन, डोर टू डोर पोलियो कैंपेन पाकिस्तान में कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक की वजह से अंदाज़न 4 महीने तातुल का शिकार रही और इस सस्पेंशन के टाइम पीरियड में पोलियो के केसेस में इजाफा होने लगा। हुकूमत ने बादल नखास्ता दोबारा से जुलाई में इस डोर टू डोर पोलियो कैंपेन का आगाज़ किया है। ये बात हमारे नॉलेज में है कि जो बहुत सी रेजिस्टेंस है इस वैक्सीनेशन के रुकावट में, जो हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पाई जाती है, कराची शहर में पाई जाती है, उसमें एक मजहबी नौइयत का खौफ पाया जाता है पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से। इसीलिए उलमाए दीन हुकूमत की इस पोलियो कैंपेन में मदद करते हैं। जनाब डॉक्टर किबला अयाज जो चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, वो भी उन उलेमा में शामिल है जो पोलियो कैंपेन में हुकूमत की मदद कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, इसको अगर आप समझा सके, मैं आसान ही बातों से शुरू करूँ। अगर क्या वजह है कि कहा जा रहा है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क ऐसे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पे पोलियो के केसेस अब डिस्कवर होते हैं? हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, तमाम ही ममालिक ने पोलियो पे काबू पा लिया। आखिर क्या वजह है हमारे यहाँ कि हम काबू नहीं पा पा रहे? ये बड़ी बदकिस्मती है और इसमें जो सबसे बड़ी वजह जो सर्वे के बाद मालूम हुई है वो ये है कि ऐसे लोग कि जो एक जज्बाती कैफियत तो है उनकी, लेकिन जो शऊर से आ रही हैं उनके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि ये जो पोलियो के कतरे हैं इससे अफजाइश नस्ल में रुकावट बनती है। अच्छा। और बच्चे पैदा नहीं होते। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मजहबी हवाला है कि इसकी वजह से ये जो है मगरबी एक साजिश है और मगरबी साजिश को जोड़ा गया है इसके साथ कि जो एबटाबाद का वाक़या हुआ कि किस तरीके से उसामा बिन लादेन की तलाश में पोलियो का नाम इस्तेमाल किया गया, तो इसकी वजह से बड़ी एक सेटबैक हुई है पोलियो की मुहिम को। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि अब मुसलसल एक जारहाना मुहिम होनी चाहिए। ये जो जुलाई की मुहिम है ये एक बहुत अच्छी बात है। कोरोना की वजह से इसके अंदर तातुल आ गया था, अब ये दोबारा मुहिम शुरू हो गई है। उलमाए किराम तो भरपूर ताउन कर रहे हैं और पोलियो की टीम का एक डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा अर्ज कर दें कि आपने जिक्र किया कि वो जो जाहिर है वो साजिश तो हुई थी, वो तो डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने उस कैंपेन में पोलियो वैक्सीनेशन टीम्स में पेनिट्रेट किया और उनको इस्तेमाल किया। लेकिन क्या मई 2011 से पहले हम पोलियो पे तकरीबन काबू पा चुके हुए थे? नहीं, उस वक्त भी केसेस थी, उस वक्त भी सर्वे ये था कि ये बात बहुत फैल गई थी कि ये अफजाइश नस्ल के रास्ते में रुकावट है, बच्चे पैदा नहीं होते और ये कहा जाता था कि ये पोलियो जो है ये मुसलमानों की आबादी कम करने की साजिश है। ठीक हो गया। तो ये एक मसला मौजूद था। अच्छा, और उलमा ने बड़ी कोशिश की, यानी उलमा के पैनल पोलियो के सिलसिले में बहुत ताउन करते रहे। अच्छा, और उलमा कर क्या रहे हैं? जैसे आप हैं, कैसे लोगों को समझाने में, उनके जहन में कि जो खौफ और तासुब है इसको खत्म करने में उलमा कर क्या रहे हैं? उलमा की एक तो ऐसा होता है कि उलमा के तरबियत नशिस्तें होती हैं और वो जो दूर दराज के देहाती इलाकों के उलमा हैं उनको लाते हैं। चुनांचे पहले मसाजिद से ऐलानात किए जाते थे पोलियो के खिलाफ, अब वो सूरत हाल नहीं है, बड़ी हद तक इस पर काबू पा लिया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि जो मैं समझता हूँ कि पोलियो की इस मुहिम के दौरान उलमा को ऑन बोर्ड लाने में और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस दारुल उलूम हक्कानिया को एतमाद में लिया गया। तो दारुल उलूम हक्कानिया जो है वो एक लिहाज से तमाम मदारिस जो वहाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए एक रहबर और रहनुमा की हैसियत रखता है।
इस वजह से ये कैफियत तो अब नहीं है कि मसाजिद से ऐलानात किए जाते थे पोलियो के खिलाफ। ठीक है, लेकिन मुसलसल उलमा के साथ मुशावरत जारी रहनी चाहिए ताकि एक दिन ऐसा आ जाए कि पोलियो के कतरे पिलवाए जाएं मसाजिद के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अर्ज़ करें कि इस्लामी ममालिक तो 40 से भी ज़्यादा हैं दुनिया में। सारा मशरक़ वस्ता जो है मुस्लिम ममालिक है, सेंट्रल एशिया हमारे से ऊपर, नॉर्थ में अफगानिस्तान के ऊपर भी मुस्लिम ममालिक है, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया। वहाँ कैसे काबू पा लिया गया? वहाँ क्यों ये बात और ये जो थ्योरी है पूरी, वहाँ ये क्यों नहीं फैल सका ये खौफ? क्या वजह इसकी? उमूमी तौर पे तो मुज़ाहमत थी। अगर आपको याद है कि आखिरी मुल्क जिसने काबू पाया वो नाइजीरिया था। अच्छा। क्योंकि नाइजीरिया में भी बोको हराम नामी तंजीम थी। बोको हराम का मतलब यह है कि मगरिब की हर एक चीज हराम है। अच्छा। तो वो जो मिडुगरी का इलाका है उस पर बड़ी मुज़ाहमत थी, लेकिन उनके पॉकेट्स दीगर इलाकों में भी थे। रियासत ने बड़ी जदोजहद के बाद बोको हराम की इन कोशिशों को नाकाम बनाया। यही वो नाइजीरिया के तजुर्बों से फायदा उठाना चाहिए, दीगर ममालिक के तजुर्बों से फायदा उठाना चाहिए और यहाँ भी यही तसलसल के साथ काम करना चाहिए। उम्मीद है कि एक तसलसल के साथ अगर हमारा सिलसिला जारी रहा तो बेहतरी आएगी। सिर्फ ये नहीं है बल्कि ये भी कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि अब अफगानिस्तान और हमारे दरमियान बहुत बड़ी आमद और रफ्त है। आपको पता है कि जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा है, फिर अंगूर अड्डे के साथ आप शुमाली वजीरिस्तान में आ जाए तो गुलाम खान चेक पोस्ट है, फिर पाड़ा चिनार के साथ खरलाची है, तोरखम है, फिर वहाँ पे स्पिन बुलडक बलूचिस्तान का। तो ये तमाम रास्ते जब तक जॉइंट फोरम ना हो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उलमा का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के डॉक्टरों का, क्योंकि इस आने जाने की वजह से पाकिस्तान में अगर हम काबू पा भी लें तो जब तक अफगानिस्तान में काबू ना हो उस वक्त तक फिर ये खतरा जो है ये बरकरार रहेगा। तो डॉक्टर साहब लेकिन डॉक्टर साहब जब आप खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पश्तून पॉपुलेशन जो ट्राइबल सोसाइटी है और कराची में भी पश्तून ही है जहाँ पे काबू नहीं पा सकते, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन बैरियर भी है, यानी बाकियों को समझा सकती है रियासत लेकिन पश्तून ट्राइबल कल्चर को नहीं समझा पा रही है। क्या हम ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको आसान ज़ुबान में नहीं बता पा रहे हैं, क्या वजह है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है? मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन अगर आप देखें अमूमन पश्तूनों के अंदर ये एक जज्बातियत है बिलुमूम बाकी कौमों की निस्बत। कुछ जो हमें साउथ पंजाब से भी शिकायत आई थी लेकिन उन पर शायद काबू पा लिया गया। पश्तून बेल्ट में अभी तक पूरी तरह काबू नहीं पाया गया, इस बात का हमें एतराफ़ करना चाहिए। इसलिए मैंने ये तजवीज़ पेश की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जॉइंट एफर्ट की कोई ना कोई सूरत भी जरूर होनी चाहिए और जिन लोगों के इबाहमात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफज़ाइश नस्ल के हवाले से या आबादी कम करने के हवाले से, उनको भी समझाना चाहिए कि देखें पोलियो का ये की मुहिम जो है ये कितने अरसे से जारी रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किबला अयाज साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया लेकिन बहुत ही सिर हासिल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मालूमात पे मबनी डिस्कशन थी डॉक्टर किबला अयाज साहब के साथ। और उससे साफ पता चलता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुश्तरका कैंपेन की ज़रूरत है, एक सस्टेन तसलसल के साथ कैंपेन, जिसके नतीजे में ये जो स्ट्रिप रह गई है पोलियो की, इस पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन आज इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।